ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आरएन अभियान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे की, और उसमें सबसे पहले हमने चर्चा की है गर्भाशय घोटाले की, कि जो एक ऐसा घोटाला जो तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन मीडिया ने जब इस बात को उजागर किया तो सच सामने आया, लेकिन उसके बाद भी रफ्तार काफी धीमी है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक के कुछ भी नहीं हो पाया है। हमने ब्रेक से पहले छपरा की बात की थी और अब बात कर लेते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का बंटाधार किया गया। 30,000 रुपए की बीमा राशि गटकने के लिए यहां भी या तो फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया या फिर नियमों के खिलाफ गर्भाशय के ऑपरेशन किए गए। करीब सवा महीने पहले डीएम ने गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सिविल सर्जन को सौंपा, लेकिन यह आदेश फाइलों में दम तोड़ रहा है। यानी सरकार को इस जांच में जल्दबाजी की कोई दरकार अभी भी नहीं है। जहानाबाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का हाल। 2 साल में गर्भाशय के 1760 ऑपरेशन, 25 साल से कम उम्र की 25 महिलाओं के ऑपरेशन, 25 से 35 साल की 85 महिलाओं के ऑपरेशन। 2010 में 1451 महिलाओं के निकाले गए गर्भाशय। 3 निजी अस्पतालों के खिलाफ गड़बड़ी का मामला। घोसी का श्री राम नर्सिंग होम, ओकरी का सुशीला नर्सिंग होम और अनामिका मेमोरियल पर कार्रवाई। तीनों निजी अस्पतालों को किया सूची से बाहर। क्या बीमा का पैसा गटकने के लिए गुमराह करके किया गया गर्भाशय ऑपरेशन? 25 साल से कम उम्र की महिलाओं का गर्भाशय निकालने का क्या मतलब है? ये गलत नाम है या सच में हुआ ऐसा? अगर ये सच है तो फिर अनर्थ से कम नहीं। एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या फर्जी नामों पर उठाए गए बीमा के 30,000 रुपए, ये सारे सवाल। इस बारे में जब जहानाबाद के एडीएम से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि 2010 की शिकायतों पर 3 निजी अस्पतालों को सूची से बाहर किया गया है, और जहां तक कम उम्र की औरतों का सवाल है तो ये स्मार्ट कार्ड में गलत एंट्री के कारण हो सकता है। तो जैसे कि 3 हॉस्पिटल उसी क्रम में डिपैनल भी हुए हैं, नॉर्म्स के खिलाफ में भी थे। 8 बरस तक के बच्चियों को भी गर्भाशय निकालना तो हो सकता है स्मार्ट कार्ड में कुछ उम्र गलत दर्ज हो गया हो, डाटा में भी गड़बड़ी हो। गर्भाशय ऑपरेशन के नाम पर बीमा के पैसों की बंदरबाट हुई तो सिविल सर्जन ने कहा कि उनके कार्यालय में नहीं के बराबर शिकायत है, और जहां तक जांच का सवाल है तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से ही होगा, अकेले सिविल सर्जन की जिम्मेवारी नहीं। मेरे को नहीं करना है, एडीएम को भी करना है, दोनों को जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर प्लस सिविल सर्जन। तो एडीएम साहब बोलेंगे तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, वो चलेंगे तो मैं भी जाऊँ। क्या मजिस्ट्रेट की जरूरी है। बीपीएल परिवारों को इसलिए स्मार्ट कार्ड दिए गए ताकि उनके इलाज का मोटा खर्च सरकारी फंड से दिया जा सके, लेकिन बेईमान लोगों ने पैसा बनाने के लिए कई गरीब औरतों को बेवजह फंसा दिया ऑपरेशन में। औरतों को तो फायदा के बदले मिल गया जिंदगी भर का दर्द, जबकि बेईमान लोगों ने भर ली तिजोरी। आखिर आदेश के बाद इस गड़बड़ झाले की क्यों नहीं हो रही जांच? क्या सरकार इस पर पर्दा डालना चाहती है? आरएन न्यूज के लिए जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये जहानाबाद की तस्वीर। यहां भी ठीक वही हाल, वैसा ही घोटाला, लेकिन यहां आपने देखा होगा सिविल सर्जन साहिबा ने जो बयान दिया, निश्चित तौर पर वो बयान क्या था, कैसा था, आप भी समझ रहे होंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएन अभियान में, बबलू महतो हैं सासाराम से। स्वागत है बबलू जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी? नमस्कार सर। जी नमस्कार। अभी सर ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है जी, देखा जाए तो ये तो गलत बात है, लेकिन अब तो हम लोग को शर्म आने लगा है कि इतना बड़ा घोटाला। हमारे देश को छोड़ दीजिए, देश तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे बिहार जैसे राज्य में इतनी बड़ी घोटाले होते हैं और मीडिया के लोग, हम लोग जान पाते हैं, अन्यथा तो कोई जान ही नहीं पाता। जी जी जी, सही कहा आपने। लेकिन बबलू जी 1.5 से 2 महीने हो गए हैं इन सारी चीजों को, सवा महीने 1.5 महीने गुजर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लगातार हम इस बात को उठा भी रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। क्यों, क्या वजह मानते हैं इसके आप? सर इसमें तो सर्वे सारा जो आपको हम लोग चयनित करके भेजते हैं, जो हमारे अधिकार के सबसे बड़े अन्नदाता मान्यदाता है, उनको नजर रखना चाहिए। उनकी नजर में कहीं ना कहीं हेरफेर जरूर है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बबलू, हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो बिल्कुल बबलू ने जो बात कही कि जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं वही इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो अंजाम भी देते हैं। अभिरंजन जी, आपने सुना बबलू जी की बात?
बबलू जी की बात जो है बिल्कुल ही निष्कलुष बात है और जनता जो महसूस करती है वो बात है। चूंकि मैं भी जनता का ही एक हिस्सा हूं, इसलिए मैं भी वही महसूस कर रहा हूं जो बबलू जी महसूस कर रहे हैं। ये मैं बार बार कहा करता हूं, ये संभव ही नहीं है कि इस तरह से लगातार घोटाले पर घोटाले होते चले जाएं तब तक जब तक कि इन घोटालों का एक हिस्सा, इन घोटालों में जो रकम का हेर फेर होता है, लूट खसोट होती है, उसका एक हिस्सा जिम्मेदार लोगों तक, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, बड़े लोग भी शामिल और बड़े लोग शामिल होंगे और उनसे छोटे लोग भी शामिल होंगे। जब तक इन सारी चीजों का हिस्सा उन तक नहीं पहुंचता होगा तब तक इस तरह के घोटाले लगातार होते चले जाएं किसी देश में, किसी राज्य में, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर मंत्री के पास एक पैसा नहीं पहुंचेगा तो मंत्री अपने नीचे वाले आदमी पर जैसे ही खबर आएगी कि फलानी जगह पर घोटाला हो गया है, नीचे वाले आदमी पर पूरी मजबूती से डंडा चलाएगा और जो उसके नीचे वाला बैठा हुआ व्यक्ति है अगर वो उस घोटाले में शामिल नहीं होगा तो वो अपने नीचे वाले पर डंडा चलाएगा। ये डंडे नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि हिस्सा सारे लोगों तक पहुंचता है। मैं बबलू जी जैसे जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारी जनता है उनकी बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने। निश्चित तौर पर बगैर मिलीभगत के कुछ भी संभव नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ पटना खगौल से जुड़ गए हैं, उदय हैं। स्वागत है उदय जी आपका आर्यन अभियान में। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? कहना चाहता, मैं जमालुद्दीन चक खगौल से बोल रहा हूँ। जी जी उदय जी बोलिए जी। कि पहले तो जो चिकित्सक इस तरह के घिनौना कार्य किए हैं जी, उन पर तो बिहार सरकार को चाहिए था कि FIR करके इन लोग को जेल में डाल देना चाहिए था जी। और इस शासन में तो भ्रष्टाचार तो खैर चरम सीमा नहीं, उससे भी अधिक बढ़ गया है जी। मतलब हर जगह भ्रष्टाचार। क्या कारण क्या मानते हैं, कारण क्या मानते हैं उदय जी आप? कारण नहीं मानते हैं कि जिसका मंत्री से लेकर संतरी तक भ्रष्ट हो जी, पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया जी। लेकिन वहां पर मंत्री की अगर बात की जाए तो भेजते भी तो है हम ही लोग हैं, आप ही लोग भेजते हैं जिताकर वहां। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अश्विनी चौबे जी ने घोषणा किया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस एकदम बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा जी जी। लेकिन जब प्राइवेट चिकित्सक लोग जाकर उनको झोला थमा दिया जी जी, कहाँ बंद हुआ? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए उदय जी। तो अशोक जी, जिस तरीके से दर्शक जुड़े हैं, जो हमने जहानाबाद की तस्वीरें देखी है या फिर पूरे इस गर्भाशय घोटाले की बात करें, सिर्फ एक जहानाबाद से सीमित ना भी करें क्योंकि हर जगह की तस्वीर एक ही है। दूध की तरह, दूध और पानी में जैसे पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, वैसे ही यहां पर यह भी चीज सामने निकल कर आ गई है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, क्या है। लेकिन इन सब के बाद अगर आप देखें, हर जगह डॉक्टर पर क्लेम हुआ है। बिल्कुल इस बात को भी हम मानते हैं क्योंकि अगर उस बीमा की अगर बात की जाए, पहला प्रावधान है कि 40 से कम उम्र की औरतों का गर्भाशय ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। कुछ तकलीफें होंगी बहुत ज्यादा, तब सिविल सर्जन अगर राय देते हैं, सिविल सर्जन अगर बोलते हैं, वो भी सहमति के बाद तो ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 25 साल की औरतों का भी हुआ है, कई ऐसी औरतों का हुआ है जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, उनका सिर्फ पैसे के लालच में ऑपरेशन कर दिया गया। तो डॉक्टर्स तो बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर एक सवाल यह खड़ा होता है कि वो वैसे निजी नर्सिंग होम क्यों, जहां बीमा कंपनी ने उन निजी नर्सिंग होम का नाम क्यों दिया, क्यों नहीं आपने कह सकते हैं कि आपने सरकारी अस्पताल का नाम नहीं दिया, स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम नहीं दिया, निजी नर्सिंग होम ही क्यों? तो और जब बीमा कंपनी ने वो नाम दिया है तो बीमा कंपनी को क्यों नहीं इसके दायरे में लिया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? ये भ्रष्टाचार की जो संपूर्ण गाथा है एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जी। शुरू से ही इस योजना या हर योजना में अभी एक चीज़ देखने को मिला कि सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करो, निजी नर्सिंग होम, निजी बीमा कंपनी, सरकार अपना नियंत्रण ढीला कर रही है और मॉनिटरिंग जो है और कलेक्शन स्टाइल है, हम मॉनिटर कर रहे हैं मतलब मेरा हिस्सा पहुंचता रहे। और मतलब सरकारी अस्पतालें हैं, जितनी राशि उपलब्ध है उसमें दूसरे नए अस्पताल बन सकते हैं, जो पुराने अस्पताल हैं वो बेहतर ढंग से सामने आ सकते हैं। तो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा के तहत सारा काम हो रहा है। मुकेश जी बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत 30,000 रुपए बीमा राशि की योजना एक व्यक्ति से, आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इन सारे राशियों को जोड़ दिया जाए तो एक कितने नए अस्पताल बन सकते थे, जैसा अशोक जी ने भी कहा। लेकिन उसके बाद भी कुछ चुनिंदा ही क्यों, यहां पर बीमा कंपनी पर बहुत बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और हम भी इसलिए चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं उन्हें लपेटे में लिया जा रहा है, उन्हें उन पर सवाल किया जा रहा है, या फिर 1.5 महीने हो गए हैं एक कार्रवाई किसी के भी खिलाफ क्यों नहीं एक बड़ी कार्रवाई हुई है? कितना
वक्त चाहिए? देखिए सैयद साहब, ये त्रिस्तरीय चूकें नजर आ रही हैं। पहला तो प्रशासनिक स्तर पे, क्योंकि 1.5 महीने की बात में 1.5 महीने पहले तो आपने खुलासा किया है। ये पहले से चला आ रहा था और 1.5 महीने पहले, 45 दिन पहले, 50 दिन पहले आप लोगों ने खुलासा शुरू किया। तो पहले तो ये है कि प्रशासनिक चूक जो है वो कई स्तर पे है, जिला अधिकारी के स्तर पे है, वो सचिवालय के स्तर पे है और मंत्री के स्तर पे भी है। मंत्री महोदय लोग क्या कर रहे हैं तो उनको भी देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जनता है और विधायक लोग होते हैं। तो ये आखिर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो चीज़ें हैं किसके लिए हो रही हैं, ये लाल कार्डधारियों के लिए हो रही हैं और समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, वो बिल्कुल असहायक जिंदगी जी रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है और इसको देने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी और उसको आपने संरचनात्मक चूक के कारण, लैप्स के कारण में, भ्रष्टाचार के कारण में, इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार के कारण में आपने इसको पूरा सर्वनाश कर दिया। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है सैयद साहब की बीमा कंपनी, जो बीमा कंपनियों का रोल होना चाहिए था वो जन्मदाता का होना चाहिए था, पीड़ा को हरने वाला होना चाहिए था, तो वो तो पैसे के लालच लोभ में उन्होंने जो संस्थाओं का चयन किया। जैसी बात बार बार आ रही है कि निजी संस्थाओं को क्यों चुना जा रहा है, तो निजी संस्थाओं को अगर चुना भी गया तो ऐसी निजी संस्थाएं होनी चाहिए थी जो जिनकी मानकता होनी चाहिए थी और वो सही ढंग से काम कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं बीमा कंपनी भी संदेह के घेरे में सामने में है और उन पर जांच होनी चाहिए। तीसरी बात जो आ रही है कि आखिर जो डॉक्टर वर्ग है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो डॉक्टर है तो वो मान लिया कि व्यक्तिगत डॉक्टर किसी ने गलती कर दी, 1-2 डॉक्टर गलती कर दी, तो डॉक्टरों के जो संगठन है जैसे डॉक्टर एसोसिएशन जो है IMA जैसे है, तो IMA के जो कर्ता धर्ता हैं वो बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं। आखिर इतने लंबे समय से ये चर्चा गूंज रही है, बिहार में गूंज रही है, विभिन्न माध्यमों से गूंज रही है, मीडिया इसको फ्लैश किया जा रहा है और आप सच्चाई दिखा रहे हैं और इसकी जांच हो सकती है, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों चुप है? वो क्यों चुप है? मुकेश जी का भी यहाँ पर। और इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गया से, सुभाष है। स्वागत है सुभाष आपका, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मैं एक शिक्षा संबंधी से कुछ जुड़े हुए बात करना चाहता हूँ। सुभाष जी बिल्कुल आप पे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम भ्रष्टाचार गर्भाशय घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या इसके लिए कुछ कहेंगे आप? जी हाँ जी, जैसे गर्भाशय घोटाले की बात जहाँ तक के है जी, कि लोग कह देते हैं डॉक्टर के 2-3 बच्चे हैं, जी जी, तो डॉक्टर लोग स्वतः जो है माने कि गर्भाशय का जैसे बंदीकरण कर देते हैं जी, बिना कहे कुछ, या बाद में किसी तरह की परेशानी हो जाती है जी, तो महिला जो है या पुरुष यूं ही जो है छटपटा कर रह जाता कि मेरा एक या 2 बच्चा था गुजर गया, अब मैं क्या करूँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नवल जी, यहाँ पर जो चर्चा जिस तरीके से चल रही है, अशोक जी, मुकेश जी और अभिरंजन जी ने जिस तरीके से कहा, जो कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक प्राइवेटाइजेशन की बात निकलकर सामने आई और ये भी हमारा भी यही एक कंसर्न है कि आखिर बीमा कंपनियों को ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि वो कुछ निजी नर्सिंग अस्पताल ही क्यों नहीं कोई सरकारी अस्पताल। और ये एक सवाल जाता है सरकार की तरफ भी कि जब केंद्र सरकार जो 75% इसमें अंशदान था इस योजना में, 25% राज्य सरकार का था, यानी केंद्र सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे थे? क्या वो इन चीजों पर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे? और अगर मॉनिटरिंग कर रहे थे तो क्या अशोक जी की बात सही है कि वो मॉनिटरिंग के एवज में उनको मिल रहा था? देखिए सैयद जी, एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, ये गलती हुई नहीं है, की गई है। ये सुनियोजित तरीके से गरीबों के योजनाओं में इसी तरह के किए जाते हैं। अगर गलती हो जाए तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन गलत करने की जिम्मेवारी ले रखी है तो वो सुधार नहीं हो सकता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि डॉक्टर के टीम में भी डॉक्टर के जो नेता हैं बहुत प्रबुद्ध हैं। कोई इलिटरेट लोग आज तक इस देश में कोई घोटाला नहीं किया है। इस देश को जितना पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने इस देश के साथ बेरहमी के साथ जिस तरह बलात्कार किया है, अनपढ़ और इलिटरेट लोगों ने इस देश में कुछ नहीं किया है। पूरे इस देश में घोटाले का आप कहीं भी देख लें, एक गर्भाशय घोटाला 1.5-2 महीना से ज्यादा के मैंने इसको सदन में उठाया था। आपने तो एक मुद्दा को उठाया है महिलाओं के गर्भाशय का, मैंने 6 पुरुषों के गर्भाशय निकालने का सदन में मैंने दिया था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मैंने दिया था 6 पुरुष जिनके यूट्रस निकालिएगा। मैंने पूछा मंत्री से, मंत्री जी जरा बताइए, आप तो राजा हैं, पहले तो महिलाओं की यूट्रस होते थे, आप पुरुष को यूट्रस कब से देने लगे? ये जो कंपनी है बीमा कंपनी, यह बिजनेस करने आई है।
नर्सिंग होम बिजनेस करने आई है, और जो सरकार के मुलाजिम हैं वो मुनाफा कमाना चाहते हैं, हैंड टू कैश चाहते हैं। ये चाहे आप गरीबों के बच्चों के, ये आप मिड डे मील देख लें, साइकिल योजना में आपने चलाया है, पोशाक योजना में आपने चलाया है, आप 35 किलो अनाज के जगह पर इसी राज्य में दलितों को 25 किलो अनाज मिल रहे थे, आपने चलाया है जो संशोधन हुआ। आपने गर्भाशय योजना को देखा है। ऐसा कोई योजना नहीं है जिसमें मिली भगत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अगर जाता तो बात समझ में आती, इसको रोका। ऊपर से नीचे ये आ रहे हैं, और ये सारे लोगों के नेक्सस हैं, बड़े लोगों का, अभिजात वर्ग का, पढ़े लिखे लोगों का। गरीबों की इस देश में कुछ नहीं किया जा सकता है। आप जरा देखिए कि अगर एक जिला में 200 आदमी को भी, मिनिमम 200 आदमी को भी ये 30,000 को योजना देते हैं, तब भी कई करोड़ होता है। इतना पैसा में तो भारत सरकार और राज्य सरकार जिलावार कई हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया होता। ये हॉस्पिटल का निर्माण नहीं करना, प्राइवेट संस्थाओं को सुपुर्द करना, प्राइवेट कंपनी को, बीमा कंपनी को देना, ये उसी दिन तय हो गया कि तुम कितना लोगे और हम कितना लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से नवल जी ने कहा कि गलती हुई नहीं है, सुनियोजित तरीके से गलती की गई है, और तुम कितना लोगे और हमको कितना दोगे, ये सब कुछ तय था। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इखलाक सिद्दीकी हैं मधुबनी से। स्वागत है इखलाक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सैयद साहब, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने जिस मसले को उठाया है। जी जी शुक्रिया, अपनी बात रखें इखलाक साहब आप। जी, उसमें पिछले दिनों लोकसभा में भी गर्भाशय मामले में हुआ था, जो स्मार्ट कार्ड घोटाला हुआ था। मैं मधुबनी का एक जीता जागता आपको सबूत दे दूं कि यहाँ 3 साल के बच्ची तक का गर्भाशय निकाला गया, लेकिन जो इसकी जांच कर रहे हैं, जो डॉक्टर का पैनल बना, मधुबनी के पूर्व डीएम तितरमारे जी थे, आदेश तितरमारे। इखलाक साहब, आपने कहा 3 साल की बच्ची का गर्भाशय, क्या 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 आपके पास प्रमाण है, क्या क्या सबूत है? इसका मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, और मैं 2-3 सबूत भी आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 3000 रुपए में स्मार्ट कार्ड कैसे खरीदे जाते हैं, दलालों के चंगुल में कैसे गरीबों को फंसाया जाता है। जी जी। और जो अस्पताल का स्थिति, जो नर्सिंग होम का स्थिति कल तक बद से बदतर था, जी, उसकी स्थिति। इखलाक साहब, हम चाहेंगे कि जो भी आपके पास प्रमाण है, आप हमारे ईमेल आईडी इस कार्यक्रम के अंत में आपको मिलती है, आप उस पर मेल कर सकते हैं, या हमारे दफ्तर में भी आप आके उसे दे सकते हैं, या आप उसे भेज भी सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप बताएं, आप क्या कुछ बता रहे हैं? अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ, पूरे बिहार की हमको जानकारी नहीं है जी, लेकिन मधुबनी में जो गर्भाशय मामले में जो जांच चल रही है वो पूरी तरह से निराधार है। वो जो लोग उसकी जांच कर रहे हैं, एक डॉक्टर की टीम कर रही है, चूंकि डॉक्टर ही विभाग में इसका घोटाला हुआ है, चिकित्सक ही विभाग से जी, और इसका चिकित्सक ही जांच कर रहे हैं, जो जांच संदेह से परे है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि मधुबनी जिले में लगभग 30 से 35 ऐसे नर्सिंग होम को इसका दिया गया था, जो लोम्बार्ड की तरफ से दिया गया था, उसको अलग रखा गया इस जांच से। उसको अलग नहीं रखना चाहिए था, उसको इसमें शामिल करने चाहिए थे। और सारे डॉक्टर के नर्सिंग होम का जो पंजीयन था, उसको पहले IMA को चाहिए था। IMA एक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उसमें होते हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का काफी वर्चस्व है, काफी मतलब वो अच्छे से बात कर लेते हैं जी। उसमें उनको ये कहना चाहिए था कि वो आखिर कैसे इसकी जांच करे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इखलाक साहब, हम चाहेंगे, फोन पर ये पूरी बातें नहीं हो सकती, हम चाहेंगे कि आप उन सारे प्रमाण को, उन सारे सबूत को या तो मेल के जरिए या चिट्ठी के जरिए या फिर खुद आकर हमसे जरूर मिलें और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इखलाक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो अभिरंजन जी, आपने देखा यहाँ पर एक दर्शक इखलाक जुड़े मधुबनी से, जिन्होंने पूरे तरीके से कहा कि उनके पास सबूत भी है और कई ऐसी चीजें हैं वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हमें बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात, 3000 रुपए में ये योजना वहां पर बिक रही है और 3 साल की बच्ची का भी ऑपरेशन किया गया है। देखिए, 3 साल की बच्ची का ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों का ऑपरेशन किया गया जिन्होंने इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया है। आप जब देखते हैं कि कागज में आपको जो है पेपर्स में ऐसे लोगों के नाम आते हैं जिनका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब है उन लोगों ने जन्म भी नहीं लिया है और उनका ऑपरेशन कर दिया गया है। यहाँ तो ये बच्ची जन्म लेकर 3 साल की हो चुकी है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि गरीबों के लिए कोई 1 लाख करोड़ रुपए की योजना बनती है, तो अगर मंत्री को और मंत्री की पार्टी को इस बात का पूरा पक्का यकीन न हो जाए कि इसमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपए लौटकर हमारे पास आएंगे, तो वह योजना वहीं से जन्म नहीं लेगी। आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा खेल इस तरह का है, गरीबों का एक एक बूंद खून निचोड़ लेने की पूरी मंशा है।
मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बातें कह रहा हूं, और ये सारी आशंकाएं मुझे इसलिए होती हैं क्योंकि इन चीजों के हुए बिना इस देश में कोई घोटाला नहीं हो सकता है जब तक वहीं से, जहां से गंगोत्री है ना, जहां से गंदोत्री है, इस गंदगी का जो जन्म स्थल है, वहीं से अगर ये चीजें नहीं होंगी। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग पूंछ की चर्चा कर रहे हैं जी, हम लोग कुत्ते की चर्चा तो कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ पूंछ की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बीमा कंपनियों की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग नर्सिंग होम्स की चर्चा कर रहे हैं जी। हमारा ये कहना है कि भारत जैसे गरीब मुल्क में उस सरकार को राज करने का नैतिक हक नहीं है जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मसलों को भी अपने दम पर लोगों को उपलब्ध नहीं करा सके। उस सरकार को भारत जैसे मुल्क में राज करने का नैतिक हक नहीं है। आप देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर्स को पूरी तरह से धीरे धीरे माफिया के हवाले किया जा रहा है। इसमें सरकार का आप देख रहे हैं कि रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक एक पैसा जो है माफिया के हाथ में दिया जाता है और माफिया जो है फिर जनता तक उसमें थोड़ा सा पहुंचाता है, ज्यादा अपने पास रख लेता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर का जब हमने शुरू में भी अभियान किया था, हमने कहा था कि इन दो सेक्टर्स का तो किसी भी रूप में आंशिक तौर पर भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर सरकार में ये मादा है, अगर सरकार में ये कुव्वत है कि वो अपने गरीब मुल्क के गरीब लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं दे सकती है अपने दम पर, तो वो राज करे, वरना उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा अभिनंदन जी आपने कि हम सिर्फ अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो तो पूंछ की ही कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ा हाथी कोई और है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेगुलर कॉलर हैं मुस्लिम आलम सुपौल से। बहुत बहुत स्वागत है मुस्लिम साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी, अपनी बात रखें। और साथ ही आप लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात कुछ रखना चाहूंगा जी जी कि ये जो गर्भाशय मामला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का, इसकी गड़बड़ी में अब तो ये सवाल ये उठता है कि यदि अगर मेरा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से ही आवाज उठी थी कि अंतर आत्मा इंसान का जब मर जाता है जी, तो उसका उपाय क्या होना चाहिए जी। तो सवाल ये है कि अभी सिस्टम में जितने भी लोग ऊपर से नीचे बैठे हुए हैं जी, अंतर आत्मा ही मर गया है। गरीबों के साथ गरीबों का मसीहा के नाम मसीहाई के दावा करने वाले लोग जी अपनी तिजोरी को भरने में लगे हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है सैयद भाई कि इसको सिस्टम को कैसे पाक करें हम, ये सिस्टम मेरा कैसे स्वच्छ हो जाए। इसके लिए जरूरी ये है कि सिस्टम में हर एक अच्छी जगह पर ईमानदार व्यक्ति हो और लूट खसोट के मामला को देखने के लिए, उसको काबू में लाने के लिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम साहब समझ गए हम आपकी बात की है। सिस्टम को अगर सुधारना है तो ईमानदारी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आत्मा को एक बार फिर से जगाना पड़ेगा। हम भी लगातार यही बात भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मुस्लिम आलम साहब। तो नवल जी, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं विदाई की तरफ, इस कार्यक्रम के अंत का समय आ रहा है। हम चाहेंगे एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी और अभिरंजन जी के भी उस बात का हम जवाब चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जिस तरीके से लगातार शिक्षा स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, माफियाओं के हाथ में दे दिया गया है शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी, यानी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, क्या इसके बाद इस सरकार को यहाँ पर रहने का हक है? देखिए, सरकार तो हमारे कहने से और अभिरंजन जी के कहने से सरकार, ऐसी सरकार आज लोकतंत्र में नहीं है जो छोड़ के चली जाए। यहाँ तो एन केन प्रकार से सत्ता में बने रहने के लिए सारे कुकर्म करते हैं और ये नई घटना नहीं। आपको याद होगा नालंदा में एक महिला को 3 महीना में 4 बार बच्चा पैदा कराया गया था, वो सरकारें हैं जी। तो ये कहीं से दिमाग में गांव और पगडंडियों में गरीबों में ये बात नहीं जानी चाहिए कि ये स्लिप कर गया है, गलती हो गया है। सो नहीं, ये सुनियोजित तरीकों से ये गलती किए जा रहे हैं और ये बीमा योजना और तमाम जगहों पर मिलकर गरीबों के नाम पर बनने वाली योजना को खा रहे हैं। इनको रहने का हक ही नहीं है। चलिए, वक्त की मजबूरी नवल जी और अशोक जी, संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। यानी तो ऊपर से नीचे आता है, नीचे आती है। तो अब हम लोग नीचे की बहुत चर्चा कर चुके हैं, अब ऊपर की चर्चा गंगोत्री की चर्चा करनी होगी और गंगोत्री अब चर्चा से बच नहीं सकता। मैं 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अभी एक बयान आया है कि बेचैनी का वायरस फैल रहा है। लोग, बेचैनी का वायरस कोई विपक्ष की ताकत नहीं है कि बेचैनी का वायरस फैला देगा। नहीं, आम आदमी बेचैन है और आपके कारनामे से बेचैन है और यह एक प्रमाण है कि आम आदमी बेचैन है। इस आम आदमी बेचैन है, अंतिम प्रतिक्रिया गंभीर है जी आपकी भी संक्षेप में, कम शब्दों में। सैयद साहब, जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग का जितना योजना मद है उससे कम
लगभग उतना ही अनुमानित हर एक साल यह घोटाला हो रहा है, गर्भाशय घोटाला हो रहा है, क्योंकि जो लाभान्वित हैं, लाल कार्ड वाले हैं, और जिस ढंग से बीमा कंपनियां और डॉक्टर की सांठगांठ नजर आ रही है, नर्सिंग होम की सांठगांठ नजर आ रही है, तो उतना बड़ा योजनाबद्ध का घोटाला है और सुशासन की सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह, सुशासन की सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह है। साथ साथ एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी अभिनंदन जी, लेकिन बहुत संक्षेप में। दिल बहलाने के लिए सैयद ये ख्याल बहुत अच्छा है कि कितनी अच्छी बात है कि कागज पर, जमीन पर न सही कागज पर गरीबी कम हो रही है, जमीन पर न सही कागज पर कानून व्यवस्था सुधर रही है, जमीन पर नहीं सही कागज पर ही सही अपराधी जेल में भेजे जा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, बच्चे स्कूल पहुंचाए जा रहे हैं कागज पर ही सही। तो इसलिए देश का भविष्य कागज पर तो सुनहरा है, बिहार का अतीत कागज पर गौरवशाली है, बिहार का वर्तमान कागज पर समृद्ध है। इसलिए दिल को बहलाइए, कागजों पर लिखी हुई चीजों को पढ़ पढ़ के खुश होते रहिए। ये देश जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर जमीन पर हालात नहीं बदले तो आने वाले 15 से 20-25 साल में आप देखेंगे कि भारत भी गृह युद्ध की चपेट में आएगा। आज हम जिन लोगों को कहते हैं कि गांधीवादी रास्ते से आंदोलन करो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करो, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाओ, कल को वो हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हर वंचित आदमी के हाथ में बंदूक होगी और इस मुल्क की कोई भी सरकार उसको नहीं रोक पाएगी, और हमारे जैसे लोग भी उस वक्त जो है मौन धारण कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना लगातार कि सरकारें उस दिन को निमंत्रण दे रही हैं। तो उस दिन हम जैसे लोग भी मौन धारण कर लेंगे, कहेंगे जिसको जो करना है करो, क्योंकि हम लोगों की अपील से न सरकार पर असर पड़ा, न जनता पर असर पड़ा, किसी पर कोई असर नहीं। बिल्कुल सही कहा अभिनंदन जी आपने, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जन्नत किसने देखी है, लेकिन यहाँ तो जो नजर आ रहा है वो जहन्नम ही जहन्नम है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और नवल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी। लेकिन आपको बता दें, और खास तौर से इखलाक के सिद्दीकी साहब आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई भी प्रमाण और कोई भी सबूत है जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय बता सकते हैं, और आप तमाम दर्शक भी इसी पते पर, इसी ईमेल एड्रेस पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।